ये आजाद भारत की पहली ऐसी घटना थी जिसमें बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इंसानी शरीर को बड़ी ही बेरहमी से टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया था। चेहरे को तो इतनी ज्यादा क्रूरता से खराब किया गया था कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी क्राइम केस में बॉडी की पहचान करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक का इस्तेमाल करना पड़ा था। तो चलिए जानेंगे इस कांड को और भी डिटेल में। उससे पहले मैं वासु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कर्म या कांड पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या हुआ था इस कांड में। इस कहानी के लिए हमें जाना पड़ेगा कोलकाता शहर के टॉलीगंज एरिया में। तो बात है जनवरी 30 साल 1954 की सुबह की। आम दिन की तरह पूरा शहर अभी भी चैन की नींद सो रहा था। नगर निगम के सफाई कर्मचारी वो अपनी साफ सफाई की ड्यूटी पर लगे हुए थे। तभी एक सफाई कर्मचारी की नजर केरोतला शमशान घाट के टॉयलेट के बाहर 3 पैकेट्स पर पड़ती है, जो कि कुछ अजीब तरीके से न्यूज़पेपर में लिपटे हुए थे और नारियल की रस्सी से बांधे गए थे। अगर आपको ऐसे पैकेट्स दिखे तो आप क्या करेंगे? मुझे उम्मीद है आप उसे हाथ तक नहीं लगाएंगे, पर इसके बिल्कुल विपरीत वो सफाई कर्मचारी उत्सुकता में आकर उनमें से एक पैकेट खोल देता है और पहला पैकेट खोलते ही वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। चीख सुनते ही आसपास मौजूद सफाई कर्मचारी और दूसरे लोग वहां दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं और कुछ ही समय में वहां भीड़ लग जाती है। टॉलीगंज पुलिस को इस घटना के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है। पुलिस भीड़ को चीरते हुए पैकेट्स के पास पहुंचती है और उन्हें एक एक कर खोलना शुरू करती है। पैकेट्स के अंदर से उन्हें इंसानी शरीर के अलग अलग टुकड़े मिलते हैं। जो पहला पैकेट वो खोलते हैं उसके अंदर से उन्हें 2 बाजुएं मिलती हैं। इसके अलावा हाथों की कोहनी, कलाई, उंगलियां, हथेली, ये सभी छोटे छोटे टुकड़ों में इन तीनों पैकेट से मिलती है। पुलिस इन पैकेट्स को मुर्दा घर में रखवा देती है और उम्मीद करती है कि आगे उन्हें और भी इंसानी शरीर के टुकड़े मिल सकते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसी दिन दोपहर के वक्त कालीघाट पार्क का एक गार्ड अपना लंच खत्म करके पार्क में टहल रहा था। ये पार्क क्राइम सीन के पहले लोकेशन केरोतला शमशान घाट से महज 800 मीटर की दूरी पर था। पार्क में वॉक करते हुए उस गार्ड की नजर पड़ती है एक बड़े से आम के पेड़ के पीछे, जहां उसे सेम अखबार में लिपटे हुए पैकेट्स मिलते हैं। इस बार टोटल 4 पैकेट्स थे, जो कि सेम उसी तरह नारियल की रस्सी से बांधे हुए थे। उस गार्ड ने बिना कुछ सोचे समझे उनमें से एक पैकेट खोल दिया और पैकेट खोलते ही जो उसने पैकेट में देखा उसे देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस की पूरी टीम क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और एक एक कर सभी पैकेट्स को खोलना शुरू कर देती है। पहले पैकेट से उन्हें घुटने से लेकर तलवे तक इंसानी लाश के टुकड़े मिले, 2 पैर मिले। इसके अलावा दूसरे पैकेट में उन्हें एक औरत के शरीर का ऊपरी हिस्सा 3 टुकड़ों में कटा हुआ मिला। तीसरे पैकेट से उन्हें एक कटा हुआ सर मिला, उसकी आंखें निकाल ली गई थी, कान और होंठ फटे हुए थे, चेहरे से स्किन निकाल ली गई थी। पूरा चेहरा इस तरह से डिसफिगर था कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। इन सब के अलावा एक और पैकेट था जिसके अंदर से उन्हें एक पूरी तरह से डेवलप पर मरा हुआ फीटस यानी कि भ्रूण मिला, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जो फीटस या बच्चा था या तो जस्ट पैदा हुआ था या पैदा होने वाला था। ये इतना खौफनाक मंजर था कि इसे जिस भी व्यक्ति ने देखा वो उस मौत के दर्द को महसूस कर सकता था। पुलिस के सामने आज से पहले ऐसा क्राइम सीन कभी नहीं आया था जहां बॉडी को इतनी बुरी तरीके से डिस्पोज करने की कोशिश की गई है। इन पैकेट्स के मिलने के बाद पुलिस ने पूरे पार्क और आसपास के एरिया की तलाशी लेना शुरू किया, इस उम्मीद में कि अपराधी का कोई सुराग मिल सके। सुराग तो नहीं मिला, पर उन्हें अखबार में लिपटा एक और पैकेट मिला, जिसे खोलने पर पुलिस को इंसान के 2 जांघ यानी कि थाइस कटे हुए मिले। एक जांघ के ऊपर एक कटा हुआ निशान था जो कि शायद बर्थ मार्क था। टोटल 8 पैकेट्स दोनों क्राइम सीन से मिले, जिसमें से 3 केरोतला शमशान घाट और 5 कालीघाट पार्क से बरामद हुए थे। गौर करने वाली बात यह थी कि सारे पैकेट्स पर जो न्यूज़पेपर लिपटे हुए थे वो वहीं के लोकल न्यूज़पेपर युगांतर के अलग अलग एडिशन से थे। पुलिस ने सभी टुकड़ों को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा और 31 जनवरी को 8 घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद डॉक्टर्स ने यह अंदाजा लगाया कि जो लाश थी वो एक महिला की थी। जैसे मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था, लाश का चेहरा इस कदर डिसफिगर था कि उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। बट उस पोस्टमार्टम से लाश के बारे में 2 और चीजें पता लगी। पहली ये कि जो महिला के पैर थे वो असामान्य रूप से बड़े थे और उसके बाएं जांघ में एक डीप कट का निशान था। पूरे कोलकाता शहर के गली मोहल्लों में बस इसी खौफनाक केस के चर्चे थे और लोग तो यहाँ तक बातें करने लगे थे कि ये काम किसी गैंग के लोगों का है।
अफवाहों से दूर पुलिस कातिल का सुराग तलाशने में जुट चुकी थी। इसी कड़ी में उन्होंने आसपास के थानों में पता करना शुरू किया कि वहां किसी महिला की मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। हालांकि इसका फायदा नहीं हुआ और ना ही कोई लोग सामने आए जो बॉडी को आइडेंटिफाई कर सके। काफी टाइम बीत गया पर लाश की पहचान पुलिस वालों के सामने अभी भी एक सवाल था। केस की गंभीरता को समझते हुए बिना किसी देरी के कोलकाता पुलिस ने ये केस अपनी जासूसी डिपार्टमेंट को सौंप दिया। अब इस केस को लीड कर रहे थे कोलकाता के ही मशहूर पुलिस इन्वेस्टिगेटर सामरेंद्र नाथ घोष। इनके बारे में बताया जाता था कि ये मुर्दों में भी जान फूंक कर उनसे गड़े राज पता कर लिया करते थे। अब उस जमाने में टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस थी नहीं कि लाश का चेहरा प्रिडिक्ट किया जा सके। तब सामरेंद्र नाथ घोष ने इस केस को सॉल्व करने के लिए एक प्लास्टिक सर्जन की मदद ली। उस वक्त कोलकाता में एक नामचीन प्लास्टिक सर्जन हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर मुरारी मोहन मुखर्जी। ये कोलकाता के करनानी हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड थे। इस केस में इन्होंने लाश के अलग अलग बॉडी पार्ट से स्किन निकालकर लाश को चेहरा देने की कोशिश की। डॉक्टर साहब का कहना था कि चेहरा बिल्कुल हूबहू तो नहीं बट लगभग 80-90% ही मिलता है। आजाद भारत का ये पहला ऐसा मर्डर केस था जिसमें एक लाश के चेहरे को पहचान देने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की मदद ली गई थी। तो प्लास्टिक सर्जरी के बाद उस चेहरे की एक तस्वीर ली गई और वो तस्वीर कोलकाता में हर जगह अलग अलग माध्यम से फैला दी गई। पर बदकिस्मती से ऐसा कोई भी नहीं मिला जो उस इंसान या उस चेहरे को पहचानता हो। केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। कातिल को पकड़ना तो दूर, पुलिस अब तक लाश की पहचान भी नहीं कर पाई थी। लगभग 1 महीना बीत गया पर पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला। बेइंतहा मेहनत और कोशिश करने के बावजूद भी सामरेंद्र को केस में कोई भी लीड नहीं मिल पा रही थी। ऐसा करते करते 25 फरवरी 1954 का दिन आ जाता है। रात को लगभग 9:30-10 बजे के करीब सामरेंद्र अपनी सरकारी गाड़ी से घर की तरफ निकलते हैं। उस दिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सर्दी जुकाम खांसी से वो परेशान थे। ऊपर से ये केस उन्हें सोने नहीं दे रहा था। रात को उन्हें दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने ड्राइवर को मेडिकल स्टोर आने पर गाड़ी रोकने को कह दिया। रास्ते में ड्राइवर को 2 मेडिकल स्टोर्स दिखते हैं तो वो गाड़ी रोक देता है। उन दोनों दुकानों में से एक दुकान का कर्मचारी दुकान का शटर गिरा रहा होता है। ये देखकर सामरेंद्र दूसरी दुकान की तरफ चले जाते हैं जो कि उस वक्त खुली हुई थी। ऊपर लगे बोर्ड में दुकान का नाम साउथ मेडिकल फार्मेसी पढ़कर वो अंदर जाते हैं और अपनी खांसी के लिए कफ सिरप मांगते हैं। उस दुकान के सभी ताक और अलमारियां लगभग खाली थी। केवल कुछ ही दवाई के स्ट्रिप्स और बोतलें इधर उधर पड़ी हुई थी। दुकान में बैठा कर्मचारी कुछ मिनट तक कफ सिरप ढूंढता है पर उस दुकान में बहुत सी दवाइयां खत्म हो चुकी थी जिस कारण वो सामरेंद्र को कहता है कि साहब कफ सिरप का स्टॉक तो खत्म हो चुका है, आप बुखार और सरदर्द की दवाई ले लीजिए। सिरप ना मिलने पर वो थोड़ा चिढ़ जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि जब दवाई की दुकान खोल रखी है तो जरूरत की दवाइयाँ क्यों नहीं रखते हो, मालिक कहाँ है तुम्हारा। इस बात पर दुकान में बैठा कर्मचारी कहता है सर मेरा मालिक पिछले 1 महीने से दुकान में नहीं आए। हर शाम वो दुकान में आया करते थे पर ऐसा पहली बार हुआ है कि वो काफी समय से दुकान में नहीं आए हैं। सभी दवाइयाँ अब खत्म होने वाली हैं और दुकान की ऐसी हालत हो चुकी है। मालिक से कहो दुकान अच्छे से चलाए वरना बंद कर दे। इतना कहकर सामरेंद्र वापस अपनी गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक उस दुकान के कर्मचारी की बातें उनके कानों में गूंजती हैं कि मालिक 1 महीने से दुकान पर नहीं आए। उनके दिमाग में अलग अलग तरह के सवाल और ख्याल आते हैं और वो अपने ड्राइवर से गाड़ी घुमाकर दोबारा उसी मेडिकल शॉप पर चलने को कहते हैं। वहां जाकर वो दुकानदार से उसके मालिक का नाम और पता पूछते हैं। वहां मालिक का नाम बीरेंद्र दत्ता घोष बताता है और सामरेंद्र घोष को एक पता देता है जो था 55/4/2 टर्फ रोड जो कि टॉलीगंज से कुछ ही दूरी पर था। एड्रेस मिलते ही वो तुरंत उस पते पर पहुंचते हैं। घर पर ताला लगा हुआ देखकर वो पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। बीरेंद्र दत्ता के पड़ोस में रह रही एक महिला से पूछने पर वो बताती है कि ये घर तो बीरेंद्र दत्ता का ही है पर हमने 30 जनवरी के बाद से उनको नहीं देखा। वो बताती है कि बीरेंद्र दत्ता यहाँ अपनी बीवी बेला रानी और अपने 6 साल के बेटे के साथ रहता था। बेला रानी 9 महीने की गर्भवती थी और जनवरी के अंत में उसकी डिलीवरी होनी थी। इसी दौरान बीरेंद्र ने उस पड़ोस की महिला को बताया था कि उसकी बीवी यानी बेला रानी को लेबर पेन हो रहा है और डिलीवरी के लिए उसे शिशु मंगल हॉस्पिटल में एडमिट करवाने लेकर जा रहा है। ऐसा कहकर वो अपने 6 साल के बच्चे को उस पड़ोस की महिला के घर पर छोड़ देता है। 2 दिनों के बाद यानी कि 30 जनवरी को बीरेंद्र अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। तब से उसके पूरे परिवार का कोई अता पता नहीं था। शिशु मंगल हॉस्पिटल में इंक्वायरी करने पर पुलिस को पता चलता है कि बेला दत्ता नाम की कोई भी पेशेंट
पिछले 1 महीने में उनके यहाँ एडमिट ही नहीं हुई है। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस का शक अब और गहरा हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बीरेन के पड़ोसियों से एक और पता मिला, जो कि उसके किसी जानने वाले का था। पता था 102A हरीश मुखर्जी रोड, जो कि कालीघाट में था, और ये एड्रेस बीरेन के घर टर्फ रोड से कुछ ही दूरी पर था। पुलिस जब उस पते पर पहुंची, उन्होंने देखा उस घर में एक महिला रहती है, जिसकी शक्ल प्लास्टिक सर्जरी के बाद ली गई फोटो से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है। इससे पुलिस वालों को ये कंफर्म हो गया कि ये महिला बेला रानी तो नहीं है। अगर वो उस महिला से पूछताछ करते तो शायद बीरेन चौकन्ना हो जाता। इसलिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने सिविलियन कपड़ों में कुछ पुलिस ऑफिसर्स को उस घर के बाहर तैनात कर दिया, ताकि वो पूरे टाइम उस घर पर नजर रख सके। पूरा दिन बीत गया, पर उन्हें वहां से कुछ नहीं मिला। अगले दिन 27 फरवरी की सुबह एक शख्स शॉल से अपना मुंह छुपाकर उस घर में जाता है। पुलिस ये एक्टिविटी देखती है और बाहर से ही नजर रखती है। थोड़ी देर के बाद वो आदमी घर से बाहर निकलता है और पुलिस उसे फॉलो करने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद एक पुलिस ऑफिसर उसे रोककर पूछता है, बीरेन दत्ता। ये सुनते ही वो शख्स समझ नहीं पाता कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, और वो कहता है, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? ऑफिसर उससे बेला रानी के बारे में पूछता है। बेला रानी के बारे में सुनते ही वो घबरा जाता है और पुलिस ऑफिसर से कहता है, बहुत ही शर्म की बात है, वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। ये सुनकर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ के लिए जासूसी डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर लेके जाती है। पहले पूछताछ करने पर बीरेन अपना मुंह नहीं खोलता है और इसी बात पर अड़ा रहता है कि उसकी बीवी बेला रानी अपने आशिक के साथ भाग गई। पर सख्ती से पूछताछ करने पर बीरेन दत्ता टूट जाता है और अपना अपराध स्वीकार करता है और सामरेंद्र को अपनी जुर्मे दास्तां सुनाने लगता है। बीरेन वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता वेस्ट बंगाल पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर थे और बीरेन जब 1 साल का था तभी उनका देहांत हो गया। कुछ महीनों बाद उसकी माँ भी चल बसी। इसके अलावा बीरेन की 2 बड़ी बहनें थी। माता पिता की मौत के बाद बीरेन अपनी दादी और अपने दोनों बहनों के साथ गाँव में ही रहता था। कुछ सालों तक वो अपनी बहनों के साथ रहा, फिर दोनों बहनों की शादी हो गई। बहनों की शादी के बाद बीरेन के चाचा और उनके 2 बेटों ने उसे कोलकाता बुला लिया और वहाँ के ही एक स्कूल में उसका दाखिला करवाया। उसके चाचा के बेटे उसे बहुत मानते थे और उन्होंने 9 साल के मासूम बीरेन की पूरी जिम्मेदारी ले ली। लेकिन बीरेन का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। बीरेन की ये हरकतें देखकर उसके चाचा के दोनों लड़के बहुत गुस्सा हुए और उसे काफी मार भी पड़ी थी। पर इस घटना के बाद बीरेन, जो कि उस वक्त 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक टीनेजर ही था, उसने तैश में आकर अपने दोनों भाइयों के घर को छोड़ दिया और अपनी बहन के घर जाकर रहने लगा, क्योंकि उसे वहाँ आजादी महसूस हुआ करती थी। इन 10-12 सालों में बीरेन को उसके चाचा के बेटों ने बहुत याद किया और उन दोनों भाइयों में से एक भाई, जिसका नाम नबनी था, उसके कहने पर बीरेन ने वापस कोलकाता जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया और अपने चाचा के परिवार के साथ रहने लगा। यहाँ तक कि उसके चाचा ने उसके लिए एक नई मेडिकल स्टोर खोली, साउथ कैलकाटा फार्मेसी, और सभी कानूनी कागजात के साथ वो दुकान बीरेन के नाम कर दी गई और उससे कहा कि अब ये दुकान तुम चलाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से आगे बढ़ाओ। उसके चाचा की एक बेटी थी कमला, जो कि उस वक्त 17-18 साल की थी। एक ही घर में साथ रहते रहते बीरेन और कमला को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर मुश्किल ये थी कि बीरेन रिश्ते में कमला का चाचा लगता था और वो दोनों ही ये बात जानते थे कि उनके इस रिश्ते को कोई नहीं अपनाएगा। घर वालों के बहुत समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानते हैं और एक दिन बीरेन और कमला दोनों ही अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए घर से भाग जाते हैं। वो कोलकाता में ही एक छोटा सा घर किराए पर लेता है और वहाँ रहने लगता है। बीरेन कमला का नाम बदल देता है और उसे नया नाम देता है, बेला रानी। अपने पड़ोस में रह रहे सभी लोगों को वो यही बताता है कि दोनों पति पत्नी हैं, बट असल में दोनों की शादी नहीं हुई रहती है। बेला जब उससे कहती है कि उन्हें सभी रीति रिवाजों के साथ ऑफिशियली शादी कर लेनी चाहिए, बीरेन इनकार कर देता है और बस उसका मन बहलाने के लिए उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। कुछ ही समय के बाद उनको एक बेटा होता है। बेटे के पैदा होने के बाद वो टर्फ रोड वाले किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे बीरेन और बेला के रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है और इसी बीच बीरेन की लाइफ में एक नई लड़की आती है, मीरा। बीरेन को मीरा पसंद आ जाती है और वो ये डिसाइड करता है कि वो मीरा से लीगली शादी करेगा। मीरा से शादी करने के बाद बीरेन उसे कोलकाता लेकर आता है और 102A हरीश मुखर्जी रोड पर एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर वहाँ मीरा के साथ रहने लगता है।
बड़े ही चालाकी से वो अपनी दोनों बीवियों को संभालता है। बीरेन अपनी दोनों बीवियों के साथ एक दोहरी जिंदगी जीने लगता है और छोटी छोटी बातों पर दोनों को ही धोखा देता है। दिन के टाइम वो अपनी पहली बीवी बेला और अपने बेटे के साथ रहता और मीरा के पूछने पर उसे कहता कि वो दुकान और बिजनेस संभालने में बिजी है। वहीं रात के वक्त वो अपनी दूसरी बीवी यानी मीरा के साथ अपने दूसरे किराए के मकान में रहता और बेला के पूछने पर उसे अलग अलग बहाने दे दिया करता कि उसे दवाई की डिलीवरी लेने कोलकाता से बाहर जाना पड़ता है। इसी बीच मीरा प्रेग्नेंट होती है पर डिलीवरी के बाद ही उसके बच्चे की मौत हो जाती है। इससे मीरा को बहुत सदमा लगता है। वहीं दूसरी ओर बेला का बेटा भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। दोनों बीवियों के चक्कर में बीरेन को अपनी दुकान संभालने में भी दिक्कत होती है और उसे बिजनेस में काफी लॉस हो जाता है। 1953 में बेला बीरेन को बताती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। ये खबर सुनते ही वो परेशान हो जाता है। एक साथ 2 घर चलाना, 2 बीवियां संभालना, 2 बच्चे और उनके खर्चे, बिजनेस में लॉस और कर्ज का पहाड़, ये सब बातें बीरेन के दिमाग में घूमने लगती हैं। साथ ही उसे ये डर भी रहता है कि एक ना एक दिन उसका ये झूठ पकड़ा जाएगा। बहुत सोचने पर बीरेन अब फैसला करता है कि अब वो अपनी पहली बीवी बेला को इस रिश्ते से आजाद कर देगा। बेला की प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों से ही वो एक बैक स्टोरी तैयार कर रहा था। शुरू से ही उसने इस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। बेला से कहता कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम्हारे आशिक का है। इस बात पर बेला और बीरेन के झगड़े होने लगे। वहाँ दूसरी तरफ वो मीरा को एक नई कहानी सुनाता है। मीरा जिसने अपने बच्चे को डिलीवरी के बाद ही खो दिया था, वो उससे कहता है कि वो दोनों एक बच्चे को गोद लेंगे। वो उसे ये कहानी सुनाता है कि एक रोड एक्सीडेंट में दोनों माँ बाप मारे जाते हैं पर उनका बच्चा बच जाता है। यहाँ वो अपने 6 साल के बेटे का डिस्क्रिप्शन देकर मीरा से कहता है कि वो उस बच्चे को गोद लेंगे। तो इस तरह से वो प्लानिंग करता है कि बेला के मर्डर करने के बाद वो अपने 6 साल के बेटे को मीरा को दे देगा, ये कहकर कि ये एक अनाथ बच्चा है जिसे हमने गोद लिया है। इसी तरह 9 महीने निकल जाते हैं और बेला की डिलीवरी का डेट आ जाता है। 27 जनवरी 1954 की रात बीरेन अपनी पहली बीवी यानी बेला के घर जाता है। उसका 6 साल का बेटा दूसरे कमरे में सो रहा था। बीरेन बेला से कहता है कि मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, ये तुम्हारे आशिक का है। इस बात पर दोनों की बहुत गंदी लड़ाई शुरू हो जाती है और बीरेन को बेला की हत्या करने का मौका मिल जाता है। वो किसी भारी भरकम चीज से उस पर वार करता है और उसका गला दबाने लगता है और तब तक दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। बेला के मरने के बाद वो सामने ही पड़ी अलमारी से सारा सामान बाहर निकालकर बेला की लाश को अलमारी में भर देता है और कमरे में गिरे खून को पानी से साफ कर अपने बेटे के बगल में चुपचाप जाकर सो जाता है। अभी तक सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा था। अगले दिन यानी 28 जनवरी की सुबह अपने प्लान के हिसाब से वो अपने 6 साल के बेटे को अपनी उसी पड़ोसन के घर लेकर जाता है जहाँ अक्सर बेला अपने बच्चे को छोड़कर बाहर जाया करती थी और उनसे कहता है कि बेला की डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है, तब तक आप मेरे बेटे को अपने घर पर रख लो। पड़ोस की महिला खुशी खुशी तैयार हो जाती है। बेटे को उनके घर छोड़कर वो अपने मेडिकल स्टोर पर चला जाता है। पूरे दिन वहाँ काम करने के बाद घर लौटते वक्त वो नारियल की रस्सी, प्लास्टिक की पन्नियां और कुछ धारदार हथियार खरीद लेता है और रात को दुकान बंद करने से पहले दुकानदार न्यूज़पेपर के पुराने बंडल दुकान से उठाकर अपने घर लेकर आता है। अलमारी से बेला की लाश को बाहर निकालकर उसके अलग अलग टुकड़े करता है। इन टुकड़ों को न्यूज़पेपर में रैप कर उन्हें नारियल की रस्सी से बांधता है और अलग अलग बहुत सारे पैकेट बना लेता है। ऐसा करते करते काफी रात हो जाती है तो बीरेन बची हुई लाश और सभी पैकेट्स को अलमारी में रखकर वापस अपने कमरे की फिनाइल डालकर अच्छे से सफाई करता है ताकि खून का कोई भी दाग या स्मेल ना रहे। सारा काम निपटाकर वो फिर से सो जाता है। अगले दिन 29 जनवरी की सुबह वो फिर से रोज की तरह अपनी दुकान पर जाता है। सारा दिन काम करके शाम को घर लौटता है। दोबारा से वो बची हुई लाश के टुकड़े करना शुरू करता है और उनके भी पैकेट्स बना लेता है। रात के वक्त उन पैकेट्स को 2 बड़े नायलॉन के बैग्स में भर के एक रिक्शा लेकर वो टॉलीगंज की तरफ निकल पड़ता है। काली घाट पार्क से कुछ दूरी पर वो रिक्शा से उतरता है ताकि रिक्शा वाले को ये पता ना चल सके कि वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। रिक्शा के वहाँ से चले जाने के बाद वो काली घाट पार्क में जाकर कुछ पैकेट्स अलग अलग जगहों पर फेंक देता है और घर वापस लौटते वक्त बाकी के बचे पैकेट्स रास्ते में केरोतला शमशान घाट के पास वाले टॉयलेट पर फेंक देता है। घर लौटकर एक बार फिर से वो अपने घर के फर्श और अलमारी की अच्छे से फिनाइल डालकर सफाई करता है ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले और चैन से सो जाता है। अगले दिन यानी 30 जनवरी को बीरेन अपने पड़ोसी के घर जाकर उनका धन्यवाद करता है और कहता है कि आज बेला की डिलीवरी है और हॉस्पिटल में बाकी के रिश्तेदार भी आने वाले हैं। मैं अपने बेटे को ले जा रहा हूँ। उसने अपने बच्चे को लिया और मीरा की गोद में ढाल दिया और उसे बताता है कि ये वही अनाथ बच्चा है जिसके माता पिता कार एक्सीडेंट में मारे गए।
बीरेन की पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे सभी ऑफिसर चौंक उठते हैं कि कोई इंसान ऐसी बर्बरता किसी के मरे हुए शरीर के साथ कैसे कर सकता है। कबूलनामे के बाद अब बारी थी बीरेन दत्ता को सजा दिलाने की। पुलिस अब सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। इसी कोशिश में वो सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहां बेला की डिलीवरी होनी थी। वहां पूछताछ करने पर पुलिस को बेला के डॉक्टर अपॉइंटमेंट की पर्ची मिलती है, जहां वो अपने प्रेगनेंसी के रूटीन चेकअप के लिए जाया करती थी। इससे बेला के प्रेग्नेंट होने के सबूत मिलते हैं, जो कि एक प्रूफ की तरह काम करते हैं, क्योंकि लाश के साथ साथ पुलिस को एक भ्रूण भी मिला था। बीरेन की फार्मेसी से जुगांतर के सभी न्यूज़पेपर को जब्त किया जाता है। सभी अखबारों को एक क्रम में अरेंज करने के बाद पुलिस यहाँ नोटिस करती है कि वहाँ कुछ डेट्स के अखबार गायब हैं, और लाश को पैक किए गए अखबारों के डेट से मैच करने पर पुलिस को एक और पक्का सबूत मिलता है। जब वो ये देखते हैं कि बीरेन की फार्मेसी से जब्त किए हुए अखबारों में से बस उन्हीं डेट्स के अखबार गायब हैं। इसके अलावा सभी इन्वेस्टिगेटर्स ये भी नोटिस करते हैं कि बेला के परिवार के सभी मेंबर्स, उसके पिता, चाचा, भाई, बहन, सभी के पैर असामान्य रूप से बड़े हैं, ठीक वैसे ही जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लाश के पैरों के बारे में बताया गया था। बेला रानी के चेहरे की पहचान करना तो नामुमकिन था, पर वो बॉडी बेला की ही है ये कंफर्म करने के लिए लाश के 2 जांघों की मदद ली गई। जैसे कि मैंने आपको कहानी के शुरुआत में ही बताया था कि उस एक जांघ में एक कट मार्क था। बेला की माँ को जब वो तस्वीर दिखाया गया, उन्होंने ये गवाही दी कि बचपन में खेलते हुए बेला उनकी बेटी एक धारदार चीज पर गिर गई थी, जिसकी वजह से ये चोट का निशान बन गया था। ये सभी पक्के सबूत बीरेन के खिलाफ इकट्ठा कर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई। उन दिनों भारत की पॉपुलेशन कम हुआ करती थी और ना ही ज्यादा क्राइम हुआ करते थे। इस वजह से कोर्ट में फैसले जल्दी हुआ करते थे। अलीपुर सेशन कोर्ट ने 1955 में सारे सबूत और गवाहों को सुनकर बीरेन दत्ता को दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। अलीपुर सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। वहां से ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पर तमाम सबूत और गवाहों को देखते हुए सभी कोर्ट ने एक ही फैसला सुनाया और साल 1955 के अंत तक आते आते बीरेन दत्ता की फांसी की सजा को फाइनल कर दिया गया। 28 जनवरी 1956 को, यानी बेला रानी के कत्ल के ठीक 2 साल बाद, बीरेन दत्ता को अलीपुर सेंट्रल जेल में सुबह सुबह फांसी दे दी गई और इसी के साथ मुजरिम को उसके कर्मों की सजा भारत के संविधान के तहत दे दी गई। तो ये कहानी थी बेला रानी दत्ता मर्डर केस की। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप चाहे तो इस एपिसोड को एक लाइक और कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपको कर्मकांड के अगले एपिसोड पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।